नमस्कार। वैसे तो राजस्थान का चुनावी माहौल जानने के लिए आज मैं ग्रामीण इलाकों में जाने वाला था, लेकिन आज मैं जयपुर के एक सांस्कृतिक केंद्र में कहूँगा वहाँ पर आया हूँ, जिसको जवाहर कला केंद्र के नाम से जाना जाता है। अगर आप जयपुर कभी आए हो तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो आइएगा, तो ज़रूर आइएगा, और नहीं आए हैं तो जब आइएगा तब आइएगा। यहाँ पर आपको लेखक, पेंटर, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, थिएटर, सब तरह के लोग मिल जाएंगे। तो सांस्कृतिक साहित्यिक दुनिया के लोग, बुद्धिजीवी लोग आपको यहाँ मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, आपने कई बार देखा होगा कि देश के अलग अलग शहरों के कॉफ़ी हाउस से मैं अब माहौल क्या है लेकर हाजिर होता हूँ। तो जवाहर कला केंद्र जयपुर में भी कॉफ़ी हाउस है, और ये देखिए जो पोशाक है उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये इंडियन कॉफ़ी हाउस वाले लोग हैं, और यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में लोग आते हैं। इस वक्त मैं यहाँ यही जानने के लिए आया हूँ कि शहरी और ग्रामीण इलाकों की बात तो अलग है, जयपुर और राजस्थान के साहित्यिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोग चुनाव को लेकर के क्या क्या सोच रहे हैं और उनके बीच माहौल क्या है। कि एक ही सवाल सबकी जुबान पर है कि जो राजस्थान का रिवाज है कि हर बार सरकार बदल जाती है, वही होगा या राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा। मेरे साथ कुछ लोग हैं, मैं जानने की कोशिश कर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम स्मिता शुक्ला है और आप क्या करती हैं? मैं पेंटिंग करती हूँ और आर्टिस्ट हूँ और कविताएं लिखती हूँ। और आप क्या करती हैं? मैं जेडी में इंजीनियर हूँ। अमीन आज़ाद मेरा नाम है। अच्छा, लिखने का भी थोड़ा शौक है। तो यहाँ आए हैं तो लिखने का शौक होगा ही। हाँ? जी हाँ। क्या लिखते हैं? कविताएं वगैरह लिखता हूँ। कविताएं लिखते हैं, गजल लिखते हैं? कविताएं गज़ल दोनों ही। और आप? मैं आर्टिस्ट हूँ और पेंटिंग करता हूँ, टेराकोटा करता हूँ, फ्रेस्को करता हूँ। चंद्रशेखर नाम है मेरा। और आप? मैं अतुल शुक्ला, मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल हूँ। तो चलिए मैं बातचीत का सिलसिला यहीं से शुरू, सबसे पहले बातचीत शुरू करें। आप गजल ही सुनाइए कोई। मैं एक कुछ लाइनें सुनाता हूँ मेरी। मैं अपना परिचय दे रहा हूँ आप सबको। मोहब्बत से बढ़कर नहीं कोई पूजा, मोहब्बत सभी के दिलों पर सवारी, मगर मेरा अंदाज़े पूजा अलग है, मैं आज़ाद अपने वतन का पुजारी। भाई आजाद जी, वतन के तो सब पुजारी हैं। जी हाँ, सभी को होना चाहिए। है भी सब, मैं मानता हूँ सब है। तो स्मिता जी, आप भी कविता सुनाती हैं, तो कोई कविता सुना सकती हैं? बिल्कुल सुनाऊंगी, लेकिन मेरे को थोड़ा सा देखना पड़ेगा जब तक आप किसी और से बात करें। मेरी एक्चुअली में मेरी कविता जो है वो इन दिनों जब कोरोना टाइम हुआ था तो महाभारत और रामायण सीरियल जो है वो दोहराए गए थे, उनका प्रसारण किया गया था। तो मैंने गांधारी, जो महाभारत महिला पात्र है, उस पर एक कविता लिखी थी कि मैं गांधारी नहीं जो बांध लूँ अपनी आँखों पर पट्टी और मूंद लूँ विचारों की उन झंझावाटों को जो बींधते हैं मेरे मन को। मसल कर रख दूँ उन ख्वाबों को जो देखे थे कभी खुली आँखों से मैंने। ये मोह की विरासत थी या जीवन की नियति का बोझ, क्या वाकई विरक्त थी वो? ये पट्टी सिर्फ आँखों पर ही नहीं मुंह पर भी बंधी थी शायद, तभी विरोध न कर सकी वो उस अमंगल का जो सुना तो होगा शायद उसने। या ऐसा तो नहीं कि वो मात्र दर्शक भर थी, मूक बंद सभी संभावनाओं का साया और अतीत का बोझ वो संभाल न सकी। या औरत होने का कर्ज निभाया था उसने, बेटों की लाशों के ढेर पर बैठी मूक स्तब्ध निरुत्तर, मैं गांधारी नहीं। बहुत बढ़िया। तो साहित्यिक जगह है तो थोड़ा इस तरह के माहौल से शुरू करना था, लेकिन दरअसल स्मिता जी, मैं तो आया हूँ चुनावी माहौल जानने के लिए। देखिए, देश में धीरे धीरे एक प्रचलन सा चल रहा है। शहरी लोगों का सोचना अलग तरीके का होता है, ग्रामीण इलाकों के लोग अलग तरीके पे चलते हैं, जिनको फ्रीबीज, रेवड़ियाँ मिल रही हैं, बहुत कुछ चुनाव को वो
प्रभावित भी कर रहे हैं। अशोक गहलोत ने पिछले 1 साल में न जाने कितनी योजनाएं ऐसी शुरू की हैं, हालांकि पहले भी की थी। अभी मोबाइल बांटने लगे। अभी कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी अभी गई थी, आप देखिए सीधे जो किस क्लास का बच्चा है सबको। बीजेपी की तरफ से शिवराज सिंह चौहान महिलाओं को। आप एक बुद्धिजीवी के नाते आप ये रेवड़ी कल्चर जो देश में बढ़ता जा रहा है और राजस्थान में उसके चुनाव में उसका क्या असर देखती हैं? मैं इसके थोड़ा विपरीत हूँ। थोड़ा इसलिए बोलूँगी क्योंकि अगर ये मोबाइल की बात हम कहें तो मोबाइल, क्योंकि अभी कोरोना समय आया था, उसमें सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई थी, स्टडी ऑनलाइन हो रही थी, तो बच्चों के पास था नहीं। और एक सामान्य परिवार में अगर 2 मोबाइल हैं तो जाहिर तौर पर दोनों मर्द ही संभालेंगे। मतलब ऐसा कहाँ है? बिल्कुल ऐसा ही होता है। अरे क्योंकि मैं टीचर रह चुकी हूँ। महिला एक जो परिवार का मुखिया है वो एक मोबाइल रखेगा, और एक भले ही वो बच्चा कुछ ना करता हो, नकारा हो और अपने फ्रेंड्स के साथ में बाहर जाता हो, वो भी मोबाइल का रखता नहीं, है। मैं इस पे प्रतिवाद करता हूँ। कोई महिला ऐसी नहीं है। मैं फ्लाइट में भी जाता हूँ, ट्रेन में भी जाता हूँ। यहाँ ग्रामीण इलाके में देखिए ना, मैं टीचर रह चुकी आप हूँ। ग्रामीण इलाकों के हाँ, कहे तो हो बिल्कुल, सकता है, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अब तो गांव गांव में लड़कियों को मैं रील बनाते देख रहा हूँ। नहीं, अब तो बहुत सारा परिवर्तन आ गया, लेकिन ये एक तरह की, हम अगर इसको सकारात्मक रूप में देखेंगे तो एक तरह से उनको मतलब उनको एक अच्छी चीज़ मिली है ये मोबाइल बांट के ठीक कर रहे हैं। कुछ हद तक। उससे ज़्यादा मैं समझती हूँ कि युवाओं के लिए वो रोज़गार देते तो बेहतर होता। तो क्या लग रहा है आपको इस बार चुनाव में? मैं तो ऐसा सोचती हूँ, हालांकि मैं किसी पार्टी की नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है गहलोत सरकार रिपीट होनी चाहिए। क्योंकि किस वजह से? 2-3 कारण हैं। जो 2 चीज़, मैं इसलिए 2 चीज़ों को तो मैं विशेष रूप से बोलूँगी। एक तो चिरंजीवी योजना जो अभी 25 लाख का जो उन्होंने इलाज का, बिल्कुल वो ग्रामीणों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर बाई चांस किसी को अटैक आया, कोई बीमारी ज़्यादा हुई, तो क्या गरीब तबका मरने के लिए ही पैदा हुआ है क्या? और दूसरी मैं ये कहूँगी कि इंदिरा रसोई, क्योंकि मैं अभी 1 महीना पहले, क्योंकि मेरे हाथ में थोड़ा प्रॉब्लम था, मैं SMS हॉस्पिटल में देख के आई थी, वहाँ लोगों से बात भी की, तो वो लोग इस चीज़ को बहुत अच्छा मान रहे हैं और मैं भी मान रही हूँ। गहलोत सरकार से पहले जब बीजेपी की सरकार थी, उससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, तब उन्होंने 5 लाख का बीमा दिया था, स्वास्थ्य बीमा चिरंजीवी। और जैसे ही सरकार हटी, बीमा मतलब 5 लाख का जो था चिरंजीवी योजना ही ख़त्म कर दी उन्होंने, और वो मुझे अच्छा लगा। आप क्या मानते हैं? आप भी पेंटर हैं और आप भी पेंटर हैं। आर्टिस्टों के लिए जो इस सरकार ने किया है उतना किसी ने नहीं किया। एक जोधपुर के रमेश बोराना जी CM साहब के एडवाइज़र हैं, तो उन्होंने इतना पैसा दिलाया कलाकारों को, जो एक दो खाली वह पैसा मिल जाए, जो पैसा दे दे, जो राशन दे दे, जो मोबाइल दे दे, ये कोई सरकार का आधार होता है कि पेंटरों को पैसा दिला दिया? जो भूख के टाइम, जो कोरोना के टाइम है ना, 13,000 लोगों को 5-5 हज़ार रुपये दिलवाए। हर एक आर्टिस्ट के घर खाना पहुंचाया, जो बिल्कुल गरीब लोक कलाकार हैं, फोक कलाकार हैं, गाँवों तक जो भूखे। हम 4-4 बोरी भी हम जाते थे, भाई साहब कहते यार तुम जाओ, इसकी ये प्रॉब्लम हो रही है, इसकी ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्होंने और 100 करोड़ रुपए दिए जो फोक कलाकारों का भी। तो इतना काम किया है ना, इतना काम किया है, इससे ज़्यादा काम हो नहीं सकता। जो 1-2 प्रोग्राम, उसकी जगह संगीत नाटक एकेडमी 75 प्रोग्राम किए, जो साल के 2-5 प्रोग्राम नहीं होते थे, उसकी जगह 75 प्रोग्राम साल में, तो कलाकारों को ही पैसा मिला है। जो 75,000 लाख का बजट था, उसको 5-5 करोड़ कर दिया। तो इतना करने के बाद भी वो पैसा तो हम लोगों के पास ही आया ना। सबके बावजूद भी आपको लग रहा है कि गहलोत आ पाएंगे? 100% आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो आपसे पूछना तो ठीक नहीं है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ये OPS सरकारी कर्मचारियों में कैसा इसका असर है? सर ये OPS जो पेंशन होती है ना सर, वो सर मतलब रिटायरमेंट के बाद में कर्मचारी का सिर्फ यही आसरा होता है। आप इंजीनियर हैं ना? जी हाँ। तो इंजीनियर को भी पेंशन का आसरा है? जी हाँ। हम तो जानते थे टीचर ही परेशान है। नहीं नहीं, सभी सर, सभी को ज़रूरत होती है सर। इंजीनियरों के बारे सर में तो कुछ दूसरी नहीं बात। नहीं, ये गलत है, अफवाह है। अफवाह है? हाँ, ये राजस्थान के, अरे इस देश में कोई आदमी मान सकता है कि इंजीनियर के बारे में अफवाह है? राजस्थान के बारे में तो ये अफवाह है कि जो आप कह रहे हो यूपी में हो सकता है, ये यहाँ ऐसा नहीं है। पेंशन
हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। वो तो मैं मानता और हूँ। बिना पेंशन के जीना रिटायरमेंट के बाद में कर्मचारी के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कर्मचारी पूरी तो आप तो पेंशन पा रहे हैं। हाँ, वैसे हमको भी अलाउड है वो पेंशन, जिसको ओल्ड पेंशन स्कीम बोलते हैं, और इससे काफ़ी कर्मचारी बहुत खुश हैं इस स्कीम से। नहीं तो ये ओपीएस क्या राजस्थान में मुद्दा बन है कर्मचारियों में? राजस्थान में तो अब सबको अलाउ कर दी मुख्यमंत्री जी ने, तो मुद्दा तो है, क्योंकि कर्मचारियों में बहुत एक आकर्षण। बात बताइए, ये सब आप लोग ये कोना, कई बार मैं जाता हूँ कॉफ़ी हाउसेज में अलग अलग, तो कोने बटे रहते हैं, तो ये पता चल जाता है इधर कम्युनिस्ट बैठे हैं, इधर कांग्रेसी बैठे हैं, इधर बीजेपी। मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, तो कांग्रेसियों का कोना तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये व्यक्तिगत सोच है। नहीं, हम लोगों को जो काम मिला है ना, जो अभी मिला है, इसी टाइम मिला है, कम से कम 50-60 हज़ार रुपए का काम मुझे मिला है, जो आर्ट एंड कल्चर से मिला है। तो पहले आज तक नहीं मिला, तो उससे काम तो चलता ही है, और पैसा कहीं से आ ही नहीं रहा, तो कम से कम रियायत तो दी है इन्होंने सारी चीज़ों में। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की, इसका शुक्रिया। अब मैं इसी जवाहर कला केंद्र के अलग अलग इलाकों को भी आपको दिखाऊंगा और लोगों से माहौल पता करने की कोशिश भी करूंगा।